हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्रेन मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाई हूँ जिससे संबंधित कुछ जो कठिन शब्द हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियाँ या एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या है और कितने प्रकार के होती हैं। जब हम भ्रूणी विकास पढ़ते हैं तो ये जो भ्रूणी झिल्लियाँ होती हैं वो समझ में ही नहीं आती हैं। अगर इसे हम पहले से क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, स्टडी कर लिए रहेंगे, तो जब हम भ्रूणी विकास पढ़ेंगे तो उसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। भ्रूणी झिल्लियाँ क्या हैं? तो भ्रूण के बाहर की ओर विशिष्ट रचना पाई जाती है। यानी कि जब भ्रूण जो है मादा के गर्भाशय में होता है उस समय उसके चारों तरफ एक विशिष्ट रचना पाई जाती है। उसे क्या कहा जाता है? भ्रूणी झिल्लियाँ कहा जाता है। जिनमें से एक आगे चलकर क्या होता है, उसी में से आगे चलकर जब और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है उस समय इन्हीं भ्रूणी झिल्लियों में से एक से क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है। और ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 4 प्रकार की होती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, एक भ्रूण है और इसके चारों तरफ क्या है, भ्रूणी झिल्लियाँ हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, कोरियन है, फिर एमियन है, फिर एलेंटॉइस है और उसके बाद ये क्या है, योग शेक है। तो ये चारों जो भ्रूणी झिल्लियाँ हैं वो किससे बनी होती हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और जो एंडोडर्म होती है उससे ये बनी होती है। आगे चल के इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका जो संरचना है वो है और ये किस तरह से फंक्शन करती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, योग शेक मेम्ब्रेन। दूसरा जो है वो है एमियन। तीसरा जो है वो है एलेंटॉइस मेम्ब्रेन और चौथा जो है वो है कोरियन मेम्ब्रेन। तो इसे हम बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, योग शेक मेम्ब्रेन है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह है क्या, योग शेक जो होता है ये क्या होता है, योग शेक जो है यह झिल्ली जो है भ्रूण के नीचे पाई जाती है। यानी कि जो भ्रूण होता है उसके नीचे यह पाई जाती है। इसमें द्रव्य पाया जाता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है तथा योग अनुपस्थित होता है। योग जो है ये क्या है, एक न्यूट्रिशन मटेरियल होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है और योग नहीं पाई जाती है। योग शेक मेम्ब्रेन यानी कि अपने नाम से भी ये क्या है, स्पष्ट है कि ये एक मेम्ब्रेन है, इसमें योग नहीं पाई जाती है। योग जो है वो अनुपस्थित होता है। यह अवशेषी झिल्ली के रूप में होता है। यानी कि यह अवशेषी झिल्ली के रूप में होता है, इसका कोई विशेष फंक्शन नहीं होता है तथा मानव भ्रूण में 6 सप्ताह तक रक्त कोशिकाओं के निर्माण स्थल के रूप में कार्य करता है। यानी कि 6 सप्ताह तक जब तक जो भ्रूण है उसके लीवर में जो स्प्लीन होती है उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता है, तब तक जो है इसमें ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहीं से क्या होता है, जो है भ्रूण में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो मानव भ्रूण होता है उसमें से 6 सप्ताह तक रक्त कोशिकाओं यानी कि रक्त कोशिका के निर्माण स्थल के रूप में ही ये कार्य करता रहता है। यानी हम बोल सकते हैं कि 6 सप्ताह तक जो है इसी झिल्ली में क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। यहाँ देख सकते हैं विभिन्न जो जंतु हैं उसमें जो है योग शेक किस तरह से होता है। तो फिश में यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है योग भरा होता है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में भी जो योग होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक जो भ्रूण होता है वो एग के अंदर रहता है तब तक उसी जो योग शेक होता है उसके अंदर जो
यॉक होता है उसी को न्यूट्रिशन के रूप में लेता है। लेकिन जो स्तनधारी होते हैं या मेमस होते हैं उसमें यह क्या होता है, एक झिल्ली की तरह बस इसमें पाया जाता है, क्योंकि इस जो न्यूट्रिशन मटेरियल होता है वो माँ के गर्भ से जो है मिलता है। इसमें एक नली पाई जाती है, उसमें ही से ही क्या होता है, जो भ्रूण होता है वो माँ के गर्भाशय की दीवार से क्या करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एम्ब्रियन। तो एम्ब्रियन क्या है, एम्ब्रियन जो है बाह्य मेसोडर्म और आंतरिक एंडोडर्म के मिलने से भ्रूण के ऊपर बनने वाली झिल्ली के रूप में स्थित होता है। यानी कि ये किससे बनता है, जो बाह्य मेसोडर्म होता है और आंतरिक एंडोडर्म होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एंडोडर्म है, और ये क्या है, मेसोडर्म है, और ये बाहर का एक्टोडर्म है। तो ये जो अंदर का जो 2 लेयर होता है उसी से मिलकर बना होता है, और ये कहाँ पे बनता है, भ्रूण के ऊपर बनता है। यह द्रव युक्त एम्नियोटिक गुहा के रूप में भ्रूण के चारों तरफ से घेरने का कार्य यह करता है। यानी कि ये जो एम्नियन है या जो एम्नियोटिक झिल्ली है वो क्या करता है, जो भ्रूण होता है उसको चारों तरफ से घेरने का काम जो है करता है। यह भ्रूण को शुष्कन या डिहाइड्रेशन तथा आघातों से बचाता है। यानी कि यही जो एम्नियोटिक जो मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, भ्रूण को डिहाइड्रेशन और जो आघात होता है या चोट होता है उससे यह बचाता है। वह भ्रूण के लिए गद्दे की तरह कार्य करता है, और भ्रूण के लिए यह एक बिस्तर का कार्य करता है। उसी के ऊपर जो है भ्रूण जो है उसी के ऊपर स्थित होता है। यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह से जो एम्नियन है वो काम करता है। ये एम्नियोटिक फ्लूइड है, चूँकि एम्नियन में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। यहाँ हम देख सकते हैं बच्चे के चारों तरफ क्या है, एम्नियोटिक फ्लूइड भरा है। यही बच्चे को क्या करता है, आघात से बचाता है और उसे शुष्कन या डिहाइड्रेशन से बचाता है। नेक्स्ट देखते हैं एलेंटॉइस। तो एलेंटॉइस क्या है, यह बाह्य मेसोडर्म तथा आंतरिक एंडोडर्म के मिलने से बनती है। अभी हमने देखा जो एम्नियन था वो किससे बना था, मेसोडर्म, बाह्य मेसोडर्म, और जो है अभी हमने देखा था कि जो एम्नियन है वो भी किससे बना हुआ था, बाह्य मेसोडर्म और आंतरिक जो एंडोडर्म है उससे ये मिलकर बना था, तथा भ्रूण के पश्च आहार नाल से विकसित होती है। यह जो एलेंटॉइस है वो कहाँ से विकसित होती है, भ्रूण के पश्च आहार नाल से, यानी कि भ्रूण का जो पश्च आहार नाल होता है वहाँ से यह विकसित होता है। यह मूत्राशय की तरह कार्य करता है, क्योंकि यह पश्च आहार नाल से इसका विकास होता है, और ये क्या करता है, मूत्राशय की तरह कार्य करता है, तथा प्रोटीन विघटन के हानिकारक उत्पादों को अपने पास संग्रहित करके रखती है। यानी कि प्रोटीन का जब विघटन होता है या प्रोटीन जब टूटता है तो उसका जो हानिकारक उत्पाद होता है उसे अपने पास ही संग्रहित करके रख लेता है। यह भ्रूण को ऑक्सीजन की आपूर्ति से भी खुद को संबंधित रखता है। यानी कि जब भ्रूण को ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, तो ऑक्सीजन की पूर्ति भी ये करती है। डायग्राम के थ्रू यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से एलेंटॉइस जो है वो यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे चारों जो भ्रूणी झिल्लियाँ हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं कि एम्नियन कहाँ पे होता है, जो भ्रूण है उसके चारों तरफ होता है। योग से ये बाह्य क्या है, जो प्लेसेंटा होता है उसको घेर के रखता है, और कोरियन है जो क्या करता है, इन तीनों स्ट्रक्चर को क्या करता है, घेरे हुए गोलाकार संरचना लिए रहता है। अभी हमने इसका फंक्शन पढ़ा, ये कहाँ से विकसित होती है, जो भ्रूण होता है पश्च आहार नाल से यह विकसित होती है, और मूत्राशय
कि जैसे ये फंक्शन करती है तथा जब भ्रूण को ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन भी क्या करता है, ये उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट देखते हैं कोरियान। तो ये क्या होता है, कोरियान जो है यह बाह्य एक्टोडर्मा तथा सोमेटिक मेसोडर्मा के बाह्य अवलयन से निर्मित होने वाली झिल्ली होती है। ये जो कोरियान होता है वो बाह्य एक्टोडर्मा तथा सोमेटिक मेसोडर्मा के बाह्य अवलयन से बनती है, यानी कि जो मेसोडर्मा का बाह्य हिस्सा और जो एक्टोडर्मा होता है उसके बाह्य हिस्सा से ये क्या होता है, बनता है और यह वलयन से निर्मित होती है। दोनों जब क्या होता है, वलयित होता है तो कोरियान जो है बनता है। यह भ्रूण तथा मादा के बीच क्या करता है, संपर्क रखता है, यानी कि मादा के बीच क्या करता है, संपर्क हेतु प्लेसेंटा का निर्माण करता है। यानी कि जो मादा और भ्रूण होता है उसके बीच क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। दोनों के बीच क्या करता है, ये संपर्क का कार्य करता है। कौन, जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या करता है, जो भ्रूण होता है उसे मादा के गर्भाशय से जो है पोषण मिलता है। जो उत्सर्जित जो पदार्थ होता है उसे प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या कर दिया जाता है, जो भ्रूण होता है उसके शरीर से बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो किस तरह से होता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है, एक भ्रूण है और उसके चारों तरफ जो है भ्रूणी झिल्लियाँ हैं और ये क्या है, जो है प्लेसेंटा है। ये वाला भाग प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा जो है इसका जो सूक्ष्म या माइक्रो स्ट्रक्चर कहा जाए तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से मादा के गर्भाशय से ये क्या होता है, अटैच होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं यहीं पे क्या करेगा, जो न्यूट्रिशन है उसको यहाँ से ले लेगा और जो न्यूट्रिशन जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको यहीं से क्या कर देगा, डिफ्यूज कर देगा। इस तरह से मादा के गर्भाशय और जो भ्रूण होता है उसके बीच का संपर्क का या कड़ी का कार्य जो है, जो प्लेसेंटा है वो करता है। इसमें जो प्लेसेंटा होता है उसमें छोटी छोटी क्या पाई जाती है, कोरियोनिक विलाई पाई जाती है, जिसके द्वारा ये क्या करता है, जो न्यूट्रिशन होता है उसे सोखता है तथा उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको डिफ्यूज कर देता है। फ्रेंड, आज मैं इसमें एक टॉपिक और शामिल की हूँ और वो है प्रसव या पाश्चराइजेशन। तो ये क्या होता है जानते हैं। जो माता होती है उसके यूटेरस से बच्चे का बाहर निकलना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। इसे पाश्चराइजेशन भी कहा जाता है। यह गर्भाधान के बाद 284 दिन तक गर्भावस्था के बाद होती है, यानी कि जो प्रसव होता है वो कब होता है, गर्भधारण के 284 दिन के बाद होता है। कभी कभी यह जो स्थिति होती है वो इससे पहले भी हो जाती है, यानी कि 275, 280 दिन या फिर 270 दिन में भी हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि 9 माह में बेबी प्रसव हुआ या 10 माह लग गया, इस तरह से इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कभी कभी किसी फीमेल में यह जो प्रसव पीरियड होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है। प्रसव के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। पूर्ण विकसित जो फीटस होता है वो गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं उसके संकुचन के कारण क्या पैदा होता है, दबाव होता है। इसी के प्रभाव से गर्भाशय से जो फीटस है या भ्रूण है वो बाहर आता है। लेकिन इस समय भी जो नाभिनाल होता है वो क्या होता है, भ्रूण के साथ जुड़ा रहता है। इसे जो है ब्लेड से काटकर स्वच्छ धागे से इसे क्या किया जाता है, बांधा जाता है। अब बच्चे के जन्म के बाद जो है प्लेसेंटा, एम्ब्रियन तथा कोरियान भी गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं। यानी कि जो बच्चा होता है या फीटस जो होता है वो किस तरह से बाहर आता है, जब गर्भाशय में क्या होता है, गर्भाशय की पेशियों में संकुचन होता है। तो संकुचन होता है तो उसमें क्या होता है, दबाव पैदा होता है। इसी के कारण बच्चा जो है
बाहर आता है। जो प्रसव होता है उसके नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार का जो हार्मोन्स होता है वो जो रोल प्ले करता है वो है 2 हार्मोन हैं। यहाँ देखते हैं हम कौन कौन है 2 हार्मोन। तो पहला जो है वो है रिलैक्सिन हार्मोन। तो इसको देखते हैं इसका क्या फंक्शन होता है। पीयूष ग्रंथि में यह बनता है तथा प्रसव में ये क्या करता है, योनि तथा गर्भाशय को फैलाने का काम करता है ताकि प्रसव जो है बहुत आसानी से हो जाए। यह कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्थापित होता है। पिछले वीडियो में हमने कार्पस ल्यूटियम के बारे में बहुत डिस्कस किए हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाया जाता है और उसका फंक्शन क्या है। तो जो रिलैक्सिन होता है वो कहाँ स्थापित होता है, कार्पस ल्यूटियम में होता है और इसका फंक्शन क्या है, योनि मार्ग और जो गर्भाशय होता है उसे फैलाने का काम करता है। और ये जो हार्मोन है वो कहाँ पे बनता है, पीयूष ग्रंथि में बनता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है, यह भी क्या है, महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, यहीं से स्रावित होती है। और पिछला हमने देखा जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो कहाँ पे बनता है, पिट्यूटरी में बनता है, लेकिन वो स्रावित कहाँ से होता है, कार्पस ल्यूटियम से होता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है वो पीयूष ग्रंथि पर ही बनता है और वहीं से स्रावित होता है तथा यह प्रसव उपरांत जो यूटेरस होता है और योनि मार्ग होता है उसे क्या करता है, संकुचित करने का कार्य जो है करता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें है जो कुछ कठिन शब्द थे उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट का जो कुछ शब्द हैं उसे कुछ शब्द जो बचा हुआ है उसे नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी मैं। थैंक यू।